पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ही बात ले लीजिए, एक यहाँ बीजेपी के साथ, वो भी दो जगह से कंटेस्ट कर रहे हैं। एक डायनास्ट तो ये भी है कि रहीम राठौर साहब का बेटा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ। जमात लगे कि ये जेल में नहीं थे, 2 महीने पहले ये बाहर थे। राशिद साहब का यहाँ कुछ और बकवास है, आपने ये बोला था कि बिल्कुल इंजीनियर राशिद को ना जेल में सख्ती करवाई गई। क्या आप मीडिया को बता सकते हैं कि कौन लोग इसके पीछे हैं? जो 100% वो तो ओपनली इंजीनियर रशीद साहब ने कहा, जेपी ने सख्ती करवाई अपने एलाइज के थ्रू। यहाँ पे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की करवाई उस वक्त सजाउद्दीन लोन तो आज मोदी के खिलाफ नारे नहीं, आज वो नारे दे रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में आपने खुद देखा होगा हमारे वर्कर्स को। मैं हूँ आतिफ कम, अभी मेरे साथ एक खुसूसी मेहमान जुड़ चुके हैं। इंजीनियर राशिद के छोटे भाई लंगेट से कंटेस्ट कर रहे हैं। उनसे के छोटे भाई को नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया और इलेक्शन ये कंटेस्ट करें। खुर्शीद साहब, आपका शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपसे मैं जानकारी, नौकरी छोड़ना और इलेक्शन कंटेस्ट करना, ये किसका डिसीजन था? जी बिल्कुल पार्टी का डिसीजन था। पार्टी ने हमें जो है ऑफ़र की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन कंटेस्ट करने की बात ही नहीं थी। उन्होंने पार्टी का जो डिसीजन था, उन्होंने पार्टी के जो कोर मेंबर्स हैं, पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने हमें ये प्रपोज़ल दिया कि आप जो है अपनी नौकरी छोड़िए, आप अपनी नौकरी को खैरबाद करिए, क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब जो है इस वक्त जेल में हैं, तो हमें आपकी ज़रूरत है। तो हमने VRS के लिए अप्लाई किया जून में, जब पार्लियामेंट इलेक्शन जिस वक्त हो रहे थे। तो उसके बाद जो है इलेक्शन कंटेस्ट करना भी, ये भी उन्हीं का प्रपोजल था, जो उन्होंने पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो पार्टी के लीडर्स हैं, खुसूसन जो लंगेट के जो कोर कमेटी है, उन्होंने PAC के सामने ये प्रपोजल रखा और PAC ने इसको अप्रूव किया। और उसके बाद मुझे उन्होंने ये प्रपोजल मेरे सामने रखा और मुझे भी लगा कि इस वक्त शायद सही वक्त है। रशीद साहब जो इस वक्त एक मतलब अबूरी ज़मानत पे ही, हालांकि उस वक्त अबूरी ज़मानत पे भी बाहर नहीं थे, तो उस वक्त जेल में ही थे रशीद साहब। तो हमें भी लगा कि पार्टी को अगर हमें आगे चलाना है तो शायद मुझे भी इस वक्त डायरेक्टली मैदान। जब से आपके अनाउंसमेंट हुए हैं, तब से अपोजिशन पार्टी खाली एक बात पर तुले हुए हैं कि इंजीनियर रशीद का नारा था कि वो खानदानी डायनास्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है। उसके भाई का आना, बेटे एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं। क्या आपकी ये जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है उस पर कोई इम्पैक्ट कर पाएगी? कोई इम्पैक्ट नहीं है। अपोजिशन का जो है, अपोजिशन का काम यही है कि उनको क्रिटिसाइज़ करना है। तो वो खुद उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, PC है, वो तो खुद सबसे वर्स्ट डायनास्ट है। आप यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ही बात ले लीजिए, एक हुर्रियत के साथ एक भाई यहाँ BJP के साथ, वो भी दो जगह से कंटेस्ट कर रहा है। अच्छा, बहन वो आई यहाँ बीच में, उसने भी कंटेस्ट किया, उसके बाद लोगों से कोई कंटेक्ट नहीं है। तो उनसे अपोजिशन जो ये है, वो अपोजिशन मुझे ये क्रिटिसाइज़ करे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीन जमातों के साथ आप ये देख लीजिए, एक डायनास्ट तो ये भी है कि रहीम राठौर साहब का बेटा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, बाप वहाँ इसके साथ रशीद को इंटरिम बेल मिली है कि तब से जो वो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उसको लगातार टारगेट करके ये बोल रहे हैं कि इंजीनियर रशीद एजेंट है, उसको स्पेशल मिशन पे बेल मिली है। तो उस पर को आप कैसे देखें और आपका क्या कमेंट है? इनसिक्योरिटी है, उनकी इनसिक्योरिटी है। आप खुद देख लीजिए कि हमने इंटरिम बेल जो है, हमने पर्पस जो उसका इंटरिम बेल का है, हमने पर्पसली वो इलेक्शन कैंपेन के लिए जो है जमात लगे कि ये जेल में नहीं थे, 2 महीने पहले ये बाहर थे। तो यार है इंजीनियर रशीद साहब का कुछ और बकवास है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। आपने खुद देखा होगा, इवन जो उन्होंने एक डॉक्टर वीडियो चलाया उन्होंने उस वक्त, आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले आप खुद देख लीजिए, जो जेल से जो ही इंजीनियर रशीद साहब ने बाहर कदम रखा, उस वक्त जो इनाम नबी, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनके जो बेटे हैं अबरार, असरार, उनके जो हमारे जो यूथ लीडर हैं यहाँ हाशिम खान, आप उनको आप खुद देख लीजिए। जिस दिन वो 12 तारीख के अराउंड, मुझे तो एक्चुअल डेट भी याद नहीं है, 12 या 11 तारीख को, जिस दिन 12 या 11 तारीख को, जिस दिन वो शाम को, जिस दिन वो रिलीज हुए, आप खुद देख लीजिए कि उस दिन जो उनकी जो कपड़े हैं, उनका जो उनका पोस्चर है, वो आप चेक कर लीजिएगा। जो बाहर जो मीडिया में फर्स्ट बाइट दी रशीद साहब ने, और जो उस वक्त जो सोशल मीडिया पे उनके जो वीडियोस वायरल हुए, उनका और उसका जो वीडियो जो CCTV फुटेज है, वो आप चेक कर रहा कि वो कहीं बाहर थे। देखिए UAPA जैसे केस में वो बांध थे, ठीक है, मैं बिला रशीद साहब, मतलब आप खुद देख लीजिए। इवन जनवरी 18 या 16 जनवरी, मुझे एक्चुअल डेट याद नहीं है, 18 या 16 जनवरी से लेके इंटरिम बेल मिलने तक, इंटरिम बेल मिलने से कुछ दिन पहले तक रशीद साहब को इतना विक्टिमाइज वहाँ किया। जब मैं उनको मिलने जाता था, तो जो बीच में एक गिलास होता है, गिलास के उस साइड, जिस साइड रशीद साहब होते थे मुलाकात हाल में, उस साइड भी 1-2 पुलिस वाले होते थे और इस साइड भी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कितना मतलब टॉर्चर करते थे, हमें मिलने तक नहीं देते थे। मतलब एक पानी की बूंद के लिए वो तरसाते थे इंजीनियर साहब को। वहाँ एक सूखी रोटी देते थे वहाँ। आपने खुद देखा होगा उनकी सेहत, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है, वो आप खुद देख लीजिए। ये बेशर्म लोग हैं। तो अब ये है कि उनमें और हमें ये फ़र्क है कि जिस वक्त उमर साहब बाहर निकले,
वहाँ सेंटूर होटल से, उस वक्त उन्होंने अपना पोस्टर जो बनाया, लंबी सी दाढ़ी रखी, क्योंकि उनको लोगों को दिखाना था। लेकिन रशीद साहब जो है वो एक लीडर है, उनको कोई फेक पोस्टरिंग नहीं करनी थी। वो उस वक्त बाज़ाब्ता एक लीडर की तरह, एक शेर की तरह अपोजिशन टारगेट करते हैं कि इंजीनियर रशीद उस केस में एक्यूज्ड है कि जो उसमें विटनेसेस हैं उनको बेल नहीं मिले हैं, कि उनको सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिल्कुल, हाँ। तो उस पे आपका क्या कमेंट है? मेरा ये कमेंट है कि उस केस में जो है मेन जो उस वक्त हैं बटाली साहब हैं, क्या उनको हेल्थ ग्राउंड्स पे बेल नहीं मिली है? वो इस वक्त बाहर है पिछले 2-3 साल से। उनका हाउस है, उनको हाउस में रखा गया है वहाँ बाहर दिल्ली में। मेरा इसमें ये टेक है कि क्या इसी केस में 1 हफ्ते पहले शबीर शाह साहब को जो है उनको बेल नहीं मिली, उनके चार्जेस विड्रॉ नहीं हुए। मेरा इसमें ये कहना है कि कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट, इवन आसिया इंद्रावी को भी ये जो है डिस्चार्ज किया गया इस केस में। इस केस में 3-4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया, 1-2 लोगों को बेल भी मिली, एक आध को हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर भी छोड़ा गया। तो बकवास है सरासर, ये झूठ। और इस केस में वाहिद इंजीनियर रशीद साहब वो वाहिद लीडर हैं जो कि एक मेन स्ट्रीम लीडर थे, जिसके खिलाफ जज साहब ने जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ज होता है यूएपी के अंदर, आप वो सर्च कर सकते हैं, मुझे एक्चुअल उसका क्लास मालूम नहीं है, जो ड्रॉप किया गया। वाहिद जो इस वक्त जो 18 एक्यूजेड है, 18 में से 4-5 लोग जो है कोई डिस्चार्ज हुआ है, या एक की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी होगी, अल्ताफ फंतोश साहब जो हैं, जो गिलानी साहब के सन इन लॉ है। तो इस केस में जो है बाज़ाब्ता रशीद साहब ही वाहिद लीडर हैं जो कि मेन स्ट्रीम लीडर हैं। और इस केस में रशीद साहब ही वो लीडर हैं जो कि इस वक्त एक एमपी है। तो एमपी को अपना एक प्रोटोकॉल भी, अब एमपी को ओथ लेना है, तो कानूनी तौर जो है लीगली वो मतलब आप उसको नहीं रोक सकते हैं, उसको पार्लियामेंट जाना है। लीगली हम कल ये पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन आपने ये बोला था कि इंजीनियर रशीद को ना जेल में सख्ती करवाई गई, क्या आप मीडिया को बता सकते हैं कि कौन लोग उसके पीछे हैं? 100% वो तो ओपनली इंजीनियर रशीद साहब ने कहा कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने सख्ती करवाई अपने एलाइज के थ्रू। यहाँ पे जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू, सजाद लोन के थ्रू उन्होंने सख्ती करवाई उस वक्त। सजाद लोन तो आज मोदी के खिलाफ नारे नहीं, आज वो नारे दे रहा है, लेकिन पार्लियामेंट में आपने खुद देखा होगा हमारे वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, उनके अकाउंट नंबर फ्रीज किए गए, यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके फेवर में थी। आप खुद देख लीजिए, शौकत पंडित जो हमारे मेन कैंपेनर थे, उस वक्त उनको 1 हफ्ते के लिए बंद रखा गया, उनके ऊपर कैसे सख्ती की गई। मुझे उस वक्त 20 दिन के लिए उन्होंने अटैच करवाया। तो हम जो है, हमें आपने खुद देखा होगा, आप इस चीज़ के गवाह हैं, सारी सरकारी मशीनरी, इवन की जो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया हाउसेस थे, वो आपने देखा होगा, कुछ 2-3 मीडिया हाउसेस को छोड़ के जिनका ज़मीर अभी भी जिंदा है, कि सारे मीडिया हाउसेस जो है उस वक्त जो है, और जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा सिस्टम, सारे जो मतलब इंस्टीट्यूशंस है हमारे खिलाफ थे उस वक्त। सजाद साहब ने क्या उस वक्त जब होम मिनिस्टर यहाँ 16 या 17 तारीख को जिस वक्त आए, क्या उस वक्त उन्होंने नेक्स्ट डे जो हमारा हंदवारा में प्रोग्राम था, क्या उसका परमिशन रिटर्न नहीं करवाया गया? किस वजह से करवाया गया? वो सजाद गनी लोन को पता था कि मेरी जमानत वहाँ जब्त होती वहाँ। सजाद गनी लोन साहब ये कहते हैं कि इंजीनियर रशीद के छोटे भाई खुर्शीद साहब मुझे कम से कम 8 बार मिले हैं, कि वो कभी मर्जर होने को कहते थे, कभी बोल रहे हैं कि आप लंगेट सी पे हमें सेफ पैसेज दे दो। तो ये किस हद तक सही है? वो तो 3 बार हमारी घर भी आए, आप उससे ये पूछ लीजिए कि वो हमारे घर क्यों आए थे। मतलब पॉलिटिक्स में किसी से मिलना जुलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे घर आए उस वक्त, 2 बार तो वो हमारे घर आए। नहीं, मतलब एक तो आना होता है, दूसरा की ये बात हुई है कि आप हमें उस सीट पे से पैसेज दे दीजिए। बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन हम उनको एक्सपोज कर रहे थे उस वक्त, हम उनको ये कह रहे थे। मैंने सिर्फ सजाद गनी लोन साहब को ही कांटेक्ट नहीं किया, उस वक्त मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, उस वक्त मैं एक फैमिली मेंबर था, इंजीनियर रशीद साहब का भाई था मैं, उस वक्त अवामी इत्तेहाद पार्टी का कोई मेंबर या लीडर नहीं था। अगर इस वक्त मैं किसी से मिलूंगा तो इस वक्त पार्टी मेरे ऊपर रिसेंटली हमने देखा है कि सोशल मीडिया वाजे के बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसके साथ ना बदतमीजी की गई। ये क्या मामला था, किसने बदतमीजी की? सफेद झूठ। आपने खुद उस दिन हमसे बाइट ली, उस दिन हमारा नॉमिनेशन फॉर्म हम सबमिट कर रहे थे। आप वो वीडियो भी निकालिए कि उस टाइम हम कहाँ थे, जो इस वक्त ऑनलाइन भी उनका वो वीडियो होगा, जब उसने कहा बिल्कुल 11 तारीख को रिपोर्टेडली, हमें नहीं पता है कि वो कौन थी क्या थी। अब जो मैंने यहाँ बाहर शॉपकीपर से सुना कि कोई लड़की यहाँ आई थी, क्योंकि हम जानते भी नहीं है। और उसके साथ एक जर्नलिस्ट था जो कि पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में भी वो जर्नलिस्ट नहीं है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एजेंट है, शाहिद इमरान। ठीक है, आपने खुद देखा। उसकी ये प्रॉब्लम है कि वो रफियाबाद से हमें मैंडेट मांग रहा था कि मुझे मैंडेट दो आप यहाँ रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब जाके जिन लोगों ने, जिन वॉलंटियर्स ने इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया, वो तो इस चीज़ के खिलाफ थे कि उनको आप कैमरा लेके एक मतलब हमारे प्रोग्राम में आने ना दे। तो मैंडेट की बात ही नहीं है। उसके बाद उसने एक प्रोपेगेंडा बनाया, वो वहाँ से आए, यहाँ कलमाबाद में मुझे कुछ 2-3 दोस्तों ने कहा कि वहाँ पे उन्होंने गाड़ी एक्सचेंज की है, शाहिद इमरान ने ही उसको लाया यहाँ, फिर गाड़ी से नीचे उतार के दूसरी गाड़ी में यहाँ भेज दिया। हमारे घर में कौन था जिसने उनके साथ बदतमीजी की? हम अगर चाहते तो हम उनके खिलाफ केस भी कर सकते थे, डेफेमेशन, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। वो ऑलरेडी जो है वो इस वक्त उसको इस्तेमाल किया जाता है
कभी उसको वहाँ गांधरबल में, किसके कभी द्वारा इस्तेमाल होती है वो? इन्हीं कुछ एजेंट्स के थ्रू, जो जिन्होंने उनको यहाँ लाया। शाहिद इमरान के पास 4 कैमरे थे, उसने उस वक्त वो कैमरा में कैप्चर नहीं किया जिसने उसके साथ बदतमीजी की। वो बताइए किसने बदतमीजी की? इंजीनियर साहब के फादर ने बदतमीजी की, इंजीनियर साहब की मदर ने बदतमीजी की, इंजीनियर साहब ने बदतमीजी की, उसके बेटे ने बदतमीजी की, उसकी मिसेज ने बदतमीजी की, उसके भाई ने, किसने बदतमीजी? था ही नहीं कोई यहाँ। तो क्या अगर वो आपके साथ राब्ते और सेकंडली आप देख लीजिए, उसके बाद वो यहाँ से कहाँ गए? लंगेट। लंगेट में आप देख लीजिए कि जिस वक्त वो नाराबाजी उसको शाहिद इमरान ने उस वक्त वहां से करवाई, क्या आप रिकॉर्ड निकालिए, उसके पीछे पंडितपुरा में जो पीसी का कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, उसका जो पंडितपुरा का सरपंच है जाफर, पीछे आप देख सकते हैं। जुनेद मीर के जो उस वक्त जो उसके वो खरीदे हुए कुछ जो उसके वो कुछ लोग हैं वहां जो होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। जिस वक्त वो लंगेट में उन्होंने जिस वक्त वो ड्रामा किया, उसके पीछे आप देख लीजिए। खुदारा मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जर्नलिस्ट है, आपके ऊपर ये फर्ज बनता है कि जहां कुछ लोग जो फिर शॉर्ट वीडियोस को कट करके जो क्लिप्स बनाते हैं, आप भी देख लीजिए। उस जिस वक्त वो प्रोटेस्ट करी, जिस वक्त उन्होंने वो फार्म वगैरह फाड़ा, सबसे पहले तो वो एलिजिबल ही नहीं थी लंगेट में, क्योंकि उसने 2 जगह फार्म भरा था। लेकिन जिस वक्त वो ड्रामा रचाया गया, उस वक्त उसके पीछे कौन? और ब्यूरो में आपने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? जब पार्टी के पास वो आए ही नहीं। देखिए वही पारा साहब को मैं आपको चैट दिखा सकता हूँ, मैंने 2 बार उनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो दूसरी बात है, वो अलग बात है। लेकिन मैंने सोचा कि वही पारा साहब ने जिस वक्त डीडीसी का चुनाव लड़ा, उस वक्त वो कहाँ थे? जेल में। मैंने सोचा कि लीगली वो मुझे बेस्ट गाइड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि किस तरह आपको जो है प्रोसेस करना। इसी तरह सुरगा बरकाती जी या बरकाती साहब के जो भी वेलविशर्स थे, अगर उनको कंटेस्ट करना था, हमने इलेक्शन लड़ा था, हम कामयाबी हुई थे, लीगली उनको सबसे बेस्ट गाइड कौन कर सकता था? हम कर सकते थे। बिल्कुल हाँ। उनको चाहिए था कि उस वक्त वो हमारे पास आए थे। शायद उनकी जो अपनी पर्टिकुलर जो उनकी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शायद उनका फार्म वहां से भी रिजेक्ट। कोई मुसीबत आती है, उसके बाद लोग आपकी मुसीबतों का अपने फायदों के लिए, अपनी लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो वो उस चीज को वो बच्चे समझ नहीं सके। तो अगर वो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करते, अगर वो पार्टी को कांटेक्ट करते, पार्टी देख लेती कि कहाँ पे फिजिबल रहेगा, कहाँ पे वो बेस्ट कांटेस्ट कर सकते हैं जहाँ से उनको कामयाबी मिले। पार्टी कांटेक्ट नहीं किया ना, उन्होंने जाती तौर मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने 2 जगह फार्म भी भरा था, तो तीसरी जगह लंगेट में वो एलिजिबल। वो आज आपके पास आते हैं कि हमें बीरवाया गांधरबल में सपोर्ट करो, क्या वो पार्टी का डिसीजन है? अगर वो पार्टी के पास जाते हैं तो पार्टी देख लेगी। इंजीनियर साहब के पास इस वक्त नहीं, पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, पर्सनल मैटर नहीं करता है, लेकिन इस वक्त पार्टी ने वहां जो है दोनों जगहों पे जो अपने कैंडिडेट्स हैं, अपने सिंबल पे जो है खड़े किए हुए हैं। लेकिन हमारी उनके साथ हमदर्दी है। आप ये भी देख लीजिए कि जिस वक्त यहाँ कोई सरजन बरकाती साहब की बात जिसने नहीं की, 2017 में या 18 में जिस वक्त बरकाती साहब अरेस्ट हुए, क्या इंजीनियर रशीद साहब वो वाहिद मेन स्ट्रीम लीडर नहीं थे जो उस वक्त उनके घर के साथ हमदर्दी है? अगर वो आज अप्रोच करते हैं तो देखेंगे, देख सकते तो हैं। इंजीनियर रशीद को जब से इंटरिम बेल मिली है कि होम कॉन्स्टिट्यूंसी का उसने अभी तक दौरा नहीं किया है, कि जिस पे लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उस पे भी बातें हो रही हैं, तो इंजीनियर रशीद अभी तक क्यों नहीं आए हैं लंगेट? तो उनकी इस वक्त होम कॉन्स्टिट्यूंसी लंगेट नहीं है। सबसे पहले उनकी इस वक्त होम कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरा बारामूला, नॉर्थ कश्मीर। तो नॉर्थ कश्मीर में जब वो सबसे पहले आए एयरपोर्ट से, वो सीधा कहाँ आए? बारामूला। वहाँ उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। वो कल थे सोपोर में, उन्होंने उड़ी का भी दौरा किया। तो लिहाजा मुखालिफों का ये कहना है कि रशीद साहब इस वक्त लंगेट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बारामूला के 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरा ही आप पॉजिटिवली भी इस चीज़ को देख लीजिए कि एक बंदा जो 6 साल से जेल में था, जो 6 साल बाद रिलीज हुआ, इस वक्त वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम को जोड़ने के लिए क्या कर रहा है कि उस वक्त भी उसको ये तड़प नहीं है कि मैं अपने घर पहुंचूं। आप ये देख लीजिए कि जिस वक्त आप 2 दिन या 4 दिन जिस वक्त हम घर से बाहर होते हैं, तो हम कितने बेताब बेसब्र होते हैं। लंगेट से मतलब एमएलए बनते हैं, तो लंगेट में आपके हिसाब से सबसे बड़ी मसले की ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। उसके बाद हमारा एजुकेशन सेक्टर का भी वही हाल है, हेल्थ सेक्टर का भी है। आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी लंगेट में? देखिए, एजुकेशन के हवाले से मैं ये कहूँ कि एजुकेशन का फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर काम करता था, तो लिहाजा मुझे शायद थोड़ा सा ज़्यादा पता है। आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी अच्छी तब्दीली आई इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब जो स्टाफ डेर्थ है, स्टाफ डेर्थ के लिए भी आप खुद देख सकें, वो कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो हम मतलब उसके लिए कोई इमीडिएटली कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्टेट की का देख लें, अगर आप ओवरऑल डिवीजन का देख लें, तो मेडिकल ऑफिसर जो है नए आ रहे हैं। तो उसके अलावा आपने जिक्र किया कि जो पानी का मसला है, पानी के हवाले से आपने देखा होगा कि जल जीवन मिशन जो इस वक्त चल रहा है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है लोगों की भी, कि आपने देखा होगा कि इस साल काफ़ी किल्लत थी पानी की, लेकिन हमें भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा कि हम भी पानी को ज़ाया ना करें। तो लास्ट में आपसे मैं जानना चाहूँगा, वोटर्स हो जो स्पेशली जो यंग वोटर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? हमारी मैसेज यही रहेगी कि
आपका हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रहा है इससे पहले भी, जब हम इनडायरेक्टली सियासत में थे, जब मैं एक टीचर था, तो आपकी हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी यूथ से स्पेशली जो है ये मैसेज रहेगी कि जिस तरह 2008 से 2018 तक एज अ टीचर, एज अ सोशल सर्वेंट, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, जिस तरह मेरी हर वक्त कोशिश रहती थी कि मैं आपके बीच में आऊँ। स्पोर्ट्स का मैदान है, चाहे आपका जो कोचिंग सेंटर है, चाहे आपके जो डेली मसले मसाइल होते थे या सोशल गैदरिंग्स होती थी, तो मेरी हर वक्त ये कोशिश रहती थी लंगेट में कि मैं अपने यूथ के साथ कनेक्ट रहूँ। प्रॉमिस करता हूँ कि इंशाल्लाह रहमान एक अच्छी तब्दीली आएगी और लंगेट को हम एक मॉडल बनाएंगे इंशाल्लाह रहमान, जिस तरह 2008 से 2018 तक मैसेज रहेगी कि हम एक डिफरेंट जो है यहाँ एक एजुकेशन का माहौल बनाएंगे, एक स्पोर्ट्स का, एक यूथ के लिए जो एक यूथ फ्रेंडली माहौल बनाएंगे, लाइब्रेरीज़ का जो हम नई लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश करेंगे यूथ के लिए। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, मेरी ये मैसेज रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप हमें वोट दीजिए। आप इस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को, अवामी इत्तेहाद पार्टी को, और ज़ाती तौर हमें वोट दे दीजिए। और आप ये भी देख लीजिए कि अगर मैं डिज़र्व करता हूँ, अपोजिशन का जो है, जो आपने सबसे पहले सवाल किया था, वो मेरे ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि ये इंजीनियर रशीद साहब का भाई है, ठीक है, मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं हूँ। लेकिन आप ये देख लीजिए कि क्या उसके अलावा क्या कहीं मैं डिज़र्व करता हूँ एज ए कैंडिडेट, एज ए पर्सन। आप ये देख लीजिए कि क्या इंजीनियर रशीद साहब के 10 सालों में मेरी जो परफॉर्मेंस, मेरा जो कनेक्शन आपके साथ रहा, क्या वो ठीक था? खुदा ना खास्ता कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं थी। खुदा ना खास्ता हमने कोई दूसरे मिनिस्टर्स के रिलेटिव्स की तरह या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरह कोई खुदा ना खास्ता कोई गलत तो नहीं किया। आप ये देख लीजिए और हम उस चीज़ को आगे लेंगे और आपके साथ जो है हर किसी यूथ के साथ जो है एक नया लंगेट बनाएंगे, एक प्रोग्रेसिव लंगेट बनाएंगे। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी दुआ कीजिए और आप भी अपना वोट सपोर्ट कीजिए और अवामी इत्तेहाद पार्टी को जो है एक मेजर अल्टरनेट बनाएंगे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर रशीद साहब के छोटे भाई शेख खुर्शीद, जो लंगेट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कि जिनका ये कहना है कि अपोजिशन को फ्रस्ट्रेशन हुई है, उस चीज़ को मद्देनजर रख के वो हम पे डिफरेंट एलिगेशन